क्या कुवैत के पोर्ट एरियाज और डेजर्ट बेसिस पर धुएं का गुबार इस बात का सबूत है कि मिडिल ईस्ट में आग अब बेकाबू हो गई है? आईआरजीसी और ईरानियन फोर्सेस ने यूएस मिलिट्री की सबसे बड़ी वीकनेस, उनके लॉजिस्टिक हब्स और सप्लाई चेन्स को टारगेट करके वॉशिंगटन को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। बड़ा सवाल यह है, क्या अली अल सलीम एयरबेस, कैंप अरफजान और कुवैत के इंडस्ट्रियल पोर्ट्स पर हुए इन ड्रोन अटैक्स ने पर्शियन गल्फ में पेंटागन के सारे डिफेंस कैलकुलेशन को फेल कर दिया है? आज की इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम डिकोड करेंगे ईरान के इस ब्रूटल लॉजिस्टिक स्ट्राइक्स का सच। हम समझेंगे कि कैसे अल शुआइबा और मिना अब्दुल्ला जैसे कमर्शियल पोर्ट जोन से लेकर यूएस मिलिट्री के कोर हब्स तक, जहां यूएस मिलिट्री अपने हथियार लगता है, ईरानियन ड्रोन्स ने एक के बाद एक टारगेट्स को एंगेज किया और इसका ग्लोबल सप्लाई चेन और वॉर डायनामिक्स पर क्या असर पड़ा। दर्शकों, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स को बिना किसी सेंसेशनलिज्म के सॉलिड ग्राउंड रियलिटी और इन्वेस्टिगेटिव पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है कुवैत के इंडस्ट्रियल और पोर्ट जोन में हुए उन धमाकों से जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी अपैरेटस को हिला कर रख दिया। ईरान की मिलिट्री और आईआरजीसी ने एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी वेव ड्रोन ऑपरेशन लॉन्च किया। इस बार प्राइमरी टारगेट दुश्मन के कॉम्बैट जेट्स या वॉरशिप्स नहीं थे, बल्कि उनकी लाइफलाइन यानी सप्लाई डिपोज, आर्म्स वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिकल हब्स थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत के की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जैसे अल शुआइबा पोर्ट और मीना अब्दुल्ला के पास बने लॉजिस्टिक सप्लाई पॉइंट्स को कामिकाज़े ड्रोन्स ने टारगेट किया। इसके अलावा यूएस आर्मी और एयरफोर्स की बैकबोन माना जाता है जो इंस्टॉलेशन अल सलीम एयर बेस, जहां एविएशन इक्विपमेंट और ड्रोन हंगार्स स्थित हैं, वहां यह धमाका हुआ और सब हिल गए। कैंप अरफजान और कैंप उदेरी, जहां हेवी आर्मर और एम्युनिशन स्टोरेज डिपोज हैं, यानी आसान भाषा में जहां पर सारे हथियार रखे हैं यूएस के, मिसाइल से लेकर बंदूकें तक, वहां पर जाके ड्रोन गिरा है। दर्शकों, इन सभी लोकेशंस पर ड्रोन्स और म्यूनिशंस के टकराने के बाद हेवी फायर्स और सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट किए गए हैं, यानी कई सैकड़ों हजारों करोड़ के हथियार तबाह कर दिए हैं ईरान ने। अब एक डिफेंस एनालिस्ट की नजर से देखें तो ईरान का ये मूव रैंडमाइज स्ट्राइक नहीं है, ये एक डीपली कैलकुलेटेड मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जिसे डिनायल ऑफ सस्टेनमेंट कहा जाता है। किसी भी बड़ी मिलिट्री पावर्स के लिए, चाहे वो यूएस आर्मी हो या नेटो, उनके फ्रंटलाइन वेपन्स तब तक बेअसर हैं जब तक उनके कॉन्टिन्यूअसली फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स और म्यूनिशंस की डिलीवरी ना मिलती रहे। अब भैया, यूएस के पेट्रियट और नसाम्स डिफेंस सिस्टम्स ने कुवैत के आसमान में कई प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन जब हंड्रेड्स ऑफ लो कॉस्ट एराश और शाहिद ड्रोन्स एक साथ आते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार सैचुरेशन लेवल क्रॉस कर जाता है। सस्ते ड्रोन्स को मारने में वो लग जाता है और फिर काम तमाम कर देती हैं बड़ी मिसाइल्स। अब दर्शकों, एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है, जबकि ईरान की ये ड्रोन्स का कॉस्ट उनके सामने 8वें हिस्से का होता है। अब जब ये ड्रोन्स वेयर हाउसेस पर गिरते हैं तो लाखों करोड़ों डॉलर्स के सेंसिटिव इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स और वेपन्स जलकर राख हो जाते हैं और ईरान के सस्ते ड्रोन से बड़ी महंगी मार पड़ती है अमेरिका को। अब दर्शकों, जो कमर्शियल पोर्ट्स हैं जैसे अल शुआइबा, उसको हिटिंग डिस्टेंस पर रखकर ईरान ने यह क्लियर मैसेज दिया है कि यूएस लॉजिस्टिक्स फ्लीस का गल्फ पोर्ट्स पर अनलोड होना अब सेफ नहीं है। इस सिचुएशन के दो पहलू हैं जिन्हें इवैल्यूएट करना जरूरी है। तेहरान और आईआरजीसी के ऑफिशियल चैनल्स का दावा है कि उनके सुपर हेवी और लॉन्ग रेंज अराश अटैक ड्रोन्स ने यूएस इक्विपमेंट वेयर हाउसेज और एम्युनिशन डिपोज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे सप्लाई चेन कंप्लीटली पैरालिटिक स्टेज पर आ गई है। उनका कहना है कि यूएस फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसे रिपेयर करने में महीनों लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड और कुवैती डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनकी एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ज्यादातर इनकमिंग थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उन्होंने भी उस शब्द का इस्तेमाल किया, ज्यादातर। वो तो पता ही है ना भैया, आपने 80% ड्रोन मार भी गिराए होंगे, लेकिन वो बच्चे 10-20% भी आपका काम तो तमाम कर गए। उनके मुताबिक वेयर हाउसेज में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और ऑपरेशनल रेडीनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है,
लेकिन अब खुद सोचिए, एक वेयर हाउस जहां मिसाइलों का सामान पड़ा है, बंदूकें पड़ी हैं, बारूद पड़ा है, वहां अगर आग लगेगी, ड्रोन गिरेगा तो तबाही नहीं होगी क्या? दर्शकों, जर्नलिस्टिकली देखा जाए तो सच इन दोनों दावों के बीच कहीं छुपा है। 100% तो डिस्ट्रॉय नहीं किया है ईरान के ड्रोन्स ने, लेकिन नुकसान काफी लाखों करोड़ों का है। दर्शकों, अब मिलिट्री सप्लाईज में डीले होगी जो डायरेक्टली फ्रंट लाइन ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इफेक्ट करेगी। सेकंड है कि इंश्योरेंस रेट्स और कमर्शियल शिपिंग रिस्क का अचानक स्काईरॉकेट हो जाएगा। कुवैत पर हुए इन स्ट्राइक्स का इंपैक्ट सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक महदूद नहीं रहेगा, इसका असर पूरे ग्लोबल फ्रेमवर्क पर पड़ेगा और भैया होस्ट नेशंस पर प्रेशर पड़ेगा। कुवैत जैसे गल्फ नेशंस जो यूएस मिलिट्री को स्टेजिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, अब एक खतरनाक क्रॉसफायर में है। उनके कमर्शियल पोर्ट्स पर अटैक का मतलब है कि अब उनकी अपनी नेशनल इकोनॉमी पर डायरेक्ट संकट है। अब कुवैत अपनी इकोनॉमी तो बचाएगा ना, अब यूएस मदद तो कर नहीं रहा है इकोनॉमी वाइज, तो ऐसे में अब कुवैत अपने लोगों के लिए, अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए यूएस के खिलाफ स्टैंड ले सकता है। कुवैत, सऊदी अरब और यूएई से होने वाला एक्सपोर्ट पर अब धर्म संकट के बादल हैं। जब पोर्ट फैसिलिटीज और वेयरहाउस सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो इंटरनेशनल कार्गो शिप्स गल्फ में एंटर करने से हिचकिचाते हैं। समझिए दर्शकों कि इस एक हमले ने पूरी दुनिया को झंझोर के रख दिया है और ईरान के कदमों में लाके खड़ा कर दिया है। ईरान के इन लॉजिस्टिक स्ट्राइक्स ने यह साबित कर दिया है कि मॉडर्न वॉरफेयर में जीत सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितनी स्टेल्थ फाइटर्स हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आप दुश्मन की सप्लाई चेन को कितनी जल्दी तोड़ सकते हैं। यूएस आर्मी के आर्म्स वेयर हाउसेस पर हुए इन हमलों ने वॉशिंगटन और उनके रीजनल अलाइज को एक नए टैक्टिकल नाइटमेयर में डाल दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पेंटागन अपने डिफेंस पोस्चर को रियलाइन करके इन ड्रोन स्वॉर्म्स को रोक पाएगा, या गल्फ रीजन में लॉजिस्टिक लाइंस की ये तबाही यूएस को अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर करेगी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.